मैं हूं आदित्य झा, स्वागत करता हूं आपका पुनः। और आपको बताते चलूं कि आगामी केंद्रीय बजट में विकसित भारत विकसित राजस्थान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में राजस्थान का पक्ष राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रखा। दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता से जुड़े हुए विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और बैठक के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायी रेखा साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को जल्द ही मूर्त रूप देने का आग्रह किया है। उन्होंने राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति हासिल करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी है और केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग भी की है। दिया कुमारी ने बताया है कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा है ताकि रेल सुविधाओं से वंचित राजस्थान के दूरस्थ इलाके में विकास की धारा पहुंचाया जा सके। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सशक्तिकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान अपनी चर्चाओं में बात रखी है। दिया कुमारी ने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ राजस्थान में बड़े शहरों को दूरस्थ इलाकों के गांव और ढाणियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुदृढ़ जाल होना बहुत जरूरी है ताकि राज्य के सभी हिस्सों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ ये मीटिंग हुई है, जिसकी आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी बैठक में शामिल हुई हैं और केंद्रीय बजट में राजस्थान की मांगों पर चर्चाएं हुई हैं, जिसका हमने आपको अवगत कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर प्री बजट मीटिंग ली है, सुझाव लिए हैं और उसमें राजस्थान की तरफ से मुझे भी मौका मिला है कि राजस्थान की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको यहाँ रखा जाए। और बिल्कुल मैंने आज अपने जो जितनी भी राजस्थान की बड़ी बड़ी मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा। और वहीं आपको बताते चलें कि 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 50% बढ़ाने के बाद युवा लगातार फैसले का जो है विरोध कर रहे हैं। मामले पर सीएम भजनलाल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इस तरह का जो विरोध है वो ठीक नहीं है। सीएम ने कहा है कि उनका मकसद महिला सशक्तिकरण के साथ साथ युवाओं को समुचित रोजगार उपलब्ध भी करवाना है। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण बढ़ाने से महिलाएं सक्षम बन सकेंगी, साथ ही सरकार युवा रोजगार के लिए भी नए रोजगार सृजित करने की दिशा में काम कर सकेगा। उन्होंने कहा है कि नई भर्तियां निकाली जाएंगी और पुराने जितने भी बैकलॉग हैं उसको भी भरा जाएगा। युवाओं को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री और सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज दूसरे दिन भी सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस रोड स्थित फूल उत्कृष्टता केंद्र पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मंत्री की जन सुनवाई में बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे और परिवाद देकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी अपनी समस्याओं से उन्होंने अवगत करवाया है। जन सुनवाई के दौरान आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण फूल उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे और ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं सहित अपनी समस्याएं भी मंत्री के समक्ष रखी है। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक परिवादी की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। मंत्री की जनसुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़क, भूमि की सीमा ज्ञान अतिक्रमण हटाने, अवैध कब्जा हटाने और अवैध खनन पर रोक लगवाने एवं पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं के साथ ही मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अधिकतर समस्याएं सामने आई हैं, जिस पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने परिवादियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलवाया है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।
और लिए चलते हैं आपको डूंगरपुर की सिटी और बताते हैं आपको वहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान का सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार किया है। राजकुमार रोत ने कहा है कि मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। आगे उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में आधे राजस्थान में बीजेपी की करारी हार के बाद शिक्षा मंत्री बौखला चुके हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बाप पार्टी यानी बीएपी पार्टी के नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करे उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाप पार्टी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते तो उनके डीएनए की जांच कर लेनी चाहिए। राजस्थान का शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहा है, उस बयानों के आधार पे वो लग नहीं रहा है कि वो किसी भी एंगल से कि वो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने आदिवासी समुदाय मेरे पे और हमारी पार्टी पे जो एक अंगुली उठाई है, उनको लेके मैं कहना चाहूँगा अवश्य डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है और वो आपके कराने की जरूरत है। तो राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। सियासी समीकरणों के आधार पर ही चुनाव जीत हार में और हार जीत में बदलती है। ये कहना है सीकर लोकसभा सीट से 2 बार के बीजेपी सांसद नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने लोकसभा चुनाव में हार की वजह के वोटिंग फीसदी कम होना बताया है। साथ ही किसान आंदोलन का विपक्षी पार्टियों की ओर से झूठे तरीके से प्रचार करना भी इसमें शामिल है। वहीं केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को सही तरीके से युवाओं को नहीं समझा पाने की वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि राहुल कस्वा की टिकट काटने का असर जो है वो शेखावटी के 4 सीटों यानी चुरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर पर भी पड़ा है। वहीं एससी का आरक्षण खत्म करने का जो प्रचार है वो भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वहीं वसुंधरा राजे की सक्रियता चुनाव में कम रहने के सवाल पर सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि मैडम अगर चुनाव प्रचार करती तो पार्टी को लाभ जरूर मिलता। ये राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। अनेक समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों के आधार पर हार जीत होती रहती है। जहाँ तक वर्तमान 2024 के चुनाव का प्रश्न है, इसमें खास तौर से प्रथम चरण में हमारी 8 सीटें आ रही हैं, 12 में से 8 आ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा मत प्रतिशत का, वोटिंग कम होने का। तो पार्टी इस पर बहुत गहनता से विचार कर रही है और पार्टी ने तुरंत जो ही दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जो ही पार्टी को पता लगा कि भाई ये तो वोट बहुत कम पड़ा है, इसका नुकसान भाजपा को होगा, तो पार्टी सक्रिय हुई और दूसरे चरण में मत प्रतिशत बढ़ा और उसका लाभ पार्टी को मिला कि पहले चरण में हम 8 सीटें हार गए और दूसरे चरण में 13 में से केवल 3 सीट आ रही। कारण क्या है कि क्योंकि उस किसान आंदोलन में हमारे यहाँ से कोई बड़ी संख्या में लोग नहीं गए थे, कामरेड कुछ लोग वहाँ पर गए थे, तो उसको प्रचारित किया गया है। और प्रचार का एक स्वाभाविक बात होती है कि थोड़ा बहुत 1-2% आदमी उससे इम्प्रेसिव होते हैं। तो इतना मुझे लगता है कि नहीं तो कामरेडों के पास तो 7 चुनाव अमरा राम जी लड़े हैं, कोई एक तो लड़े नहीं, और 7 चुनाव में उनको कभी भी 1 लाख से एक बार 1,16,000 वोट मिले थे। उसके बाद में हमेशा ये लाख से नीचे रहे हैं और पिछले चुनाव में तो केवल 31,000 वोट थे। तो अकेले कामरेडों की ऐसी बात नहीं थी, परंतु 3 पार्टियों का समीकरण बना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आरएलपी, क्योंकि आरएलपी ने भी हमारे यहाँ 2-3 उम्मीदवार उतारे थे, तो उसका भी असर रहा। तो फिलहाल बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन आइए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों का। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मीटिंग। वित्त मंत्री दिया कुमारी बैठक में शामिल। केंद्रीय बजट में रेल, राजमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र के लिए मांगा सहयोग। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सीएम भजनलाल का महिलाओं ने किया स्वागत। सीएम ने विरोध पर जताई आपत्ति, कहा मेरा मकसद सशक्तिकरण के साथ साथ युवाओं को समुचित रोजगार मुहैया भी करवाना है।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज दूसरे दिन सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस्तीफे का शोर हुआ कमजोर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का 2 दिवसीय अलवर दौरा। कहा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की करेंगे समीक्षा। जोधपुर के सूरसागर इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी के साथ आगजनी। कार्रवाई में जुटी पुलिस पर आरोपियों ने बरसाए पत्थर। 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 45 आरोपी गिरफ्तार। सीधी बात है। और वहीं आपको बताते चलें कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर के पुरजन बिहार में मॉर्निंग वॉक के दौरान कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि वन एवं पर्यावरण सहित अनेक विकास के मुद्दों पर प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की टीम अलवर में अनेक मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रही है। आज प्रशासनिक अधिकारियों के बैठक कर कार्यों की समीक्षा करेंगे। और वहीं राजस्थान सरकार के महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा के बाद युवाओं के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा कमजोर तबके के तरक्की के लिए ही काम करती है। पार्टी जो भी दायित्व देती है उसको लेकर के काम करना होता है। महाराष्ट्र में पार्टी की एक मजबूत टीम है। केंद्र में हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, उन सब से निर्देशन लेकर के महाराष्ट्र की टीम के साथ सहयोग करके रणनीति बनाएंगे। अच्छा सर, राजस्थान सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की है और अब पुरुषों का लगातार विरोध आ रहा है राजस्थान में। आप कानून के जानकार भी हैं, आपको क्या लग रहा है इस तरह के नए अमिटमेंट से कुछ फायदा मिलेगा पार्टी? कमजोर वर्गों को आरक्षण में स्थान देना ये सरकार की एक अफर्मेटिव एक्शन होता है और हम तो आरक्षण को बचाने वाले लोगों में हैं। और वहीं बात करें अगर अजमेर की, तो अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नए शिशु रोग विभाग ओके आईसीयू वार्ड का राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मिली खामियों को लेकर अस्पताल के चिकित्सकों को लताड़ भी लगाई। दरअसल अस्पताल में मिली खामी से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बेहद नाराज दिख रहे हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नवनिर्मित भवन के शुरू नहीं होने से भी देवनानी जो है नाराज दिखे। साथ ही नवनिर्मित चाइल्ड आईसीयू वार्ड के शुरू नहीं होने पर नाराजगी उनकी और भड़क गई। नवनिर्मित चाइल्ड आईसीयू वार्ड 35 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक फायर विभाग से एनओसी सहित अन्य जरूरी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इस दौरान देवनानी ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को भी लताड़ लगाई है और देवनानी ने निगम के सीईओ से बात कर तत्काल फायर एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। और वहीं अब राजस्थान के सभी शहरों के लिए एक ही एक्ट के तहत मास्टर प्लान बन सकेगा। जी आपने सही सुना है, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने रीजनल अर्बन प्लानिंग बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे और कानून के लागू होने से शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए राह खुल जाएगी। साथ ही हम आपको बता दें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का रास्ता भी जो है वो भी साफ हो जाएगा। रीजनल अर्बन प्लानिंग कानून के तहत रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, नए शहरों का डेवलपमेंट प्लान और स्पेशल एरिया प्लान तैयार किया जा सकेगा। अभी इनके लिए कोई विशेष अधिनियम या प्रावधान नहीं है। और खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर के फ्लूसुंड से है, जहां मौसम का मिजाज बदल चुका है। आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दरअसल शनिवार दोपहर अचानक आंधी के बाद बारिश का दौर चला, जिसके बाद अचानक आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी झमाझम बारिश हो रही है। जहां एक तरफ बारिश से तापमान में गिरावट होने से लोगों को राहत मिली है, वहीं बारिश के चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है और अब बिजली की संकट भी एक बड़ा संकट है। इसी श्रृंखला में हम आपको बता दें कि अजमेर की गांधीनगर पुलिस ने सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब होने से रोक लिया है। अजमेर के गांधीनगर इलाके के बछड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश भी किया गया है। पुलिस ने बताया है कि घटना के बाद आरोपी पर राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम 1995 में केस दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है।
एक टीम जो होती है उसका भी गठन कर दिया गया है। आरोपी कासिम अली को गिरफ्तार कर लिया गया है और पशु के साथ क्रूरता को लेकर आरोपी पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज कोर्ट में भी पेश किया गया है। तस्वीरों में भी देख सकता है, बछड़े के साथ गलत कृत्य करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। तो अजमेर में ही एक बुजुर्ग के पास से पैसा छीनकर भाग रहे 3 संदिग्ध बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया है और उनकी जमकर पिटाई भी की है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि हमने आपको मॉफ तस्वीर दिखाई, लेकिन आप देख सकते हैं ब्लर तस्वीर में भी पिटाई आप साफ देख सकते हैं। संदिग्ध बदमाशों को पीटने का जो ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, बाबू मौला केसरगंज में बुजुर्ग से कुल 7,000 रुपए छीनकर युवक भाग रहे थे। आरोपियों को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले भी कर दिया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अगली सिटी जो है वो है हनुमानगढ़, जहां पर अवैध लकड़ी की परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग ने हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में 7 पिकअप वाहन, एक ट्रैक्टर से 250 क्विंटल लकड़ी जब्त की है और जब्त लकड़ियों में प्रतिबंधित खेजड़ी की जो लकड़ी है वो भी शामिल है। रावतसर के क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कहा है कि 7 पिकअप वाहनों और एक ट्रैक्टर रेहड़ा सहित लकड़ी को सीज किया गया है और पूछताछ में सामने ये आया है कि लकड़ी माफिया रावतसर क्षेत्र से पेड़ों को काटकर हरियाणा ले जा रहे थे। आरोपियों पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कहा है कि इलाके की आरा मशीनों को भी जांचा जाए और अगर वहां प्रतिबंधित खेजड़ी की जो लकड़ी होती है वो मिलती है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए। सात पिकअप वाहनों को सीज किया गया है। ये पिकअप सारी हरी लकड़ियों से भरी हुई थी। इन लकड़ियों में खेजड़ी और विभिन्न प्रजाति के अन्य प्रजाति के कई प्रकार के लकड़ी थी। ये सारी हरियाणा जा रही थी। उक्त प्रजाति की लकड़ियों को जब्त कर सीज किया गया है। पिकअप वाहनों को सीज किया गया है। उक्त कार्रवाई रावतसर रेंज द्वारा समस्त स्टाफ के द्वारा की गई है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आगामी दिनों में जिन भी आरा मशीनों पर खेजड़ी की हरी लकड़ियां मिलेंगी, उन आरा मशीनों को भी सीज करने की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में की जाएगी। और वहीं बात करें अगर अजमेर की, तो अजमेर के दरगाह इलाके में अवैध मोबाइल सिग्नल बूस्टर हटाने की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जी हां, अजमेर वायरस मॉनिटरिंग विभाग की टीम ने दरगाह थाना पुलिस के साथ दरगाह के आसपास लगे अवैध मोबाइल सिग्नल बूस्टर को हटाया है। वायरलेस मॉनिटरिंग विभाग के हेड इंचार्ज ने कहा कि बिना विभागीय इजाज़त के मोबाइल सिग्नल बूस्टर लगाया गया था और अजमेर का छोटा चौक, पन्नीग्राम चौक, अंदर कोट सहित दरगाह के आसपास के पूरे इलाके से करीब 2 दर्जन अवैध बूस्टर को हटाया गया है। वायरलेस मॉनिटरिंग विभाग के अधिकारी ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान कंपनी के स्थानीय अधिकारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही अवैध बूस्टर लगाने वाले लोगों से समझाइश कर नोटिस जारी कर दी गई। कार्रवाई के दौरान अवैध बूस्टर नहीं हटाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई। दरअसल अजमेर वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन को दरगाह इलाके से निजी मोबाइल इंटरनेट कंपनियों के इंटरनेट की स्पीड स्लो की कई शिकायत मिल रही थी। कंपनियों की शिकायत मिलने के बाद टीम ने 2 दिनों से दरगाह इलाके में अभियान चलाया और मोबाइल सिग्नल बूस्टर का इस्तेमाल बिना लाइसेंस के खरीदने और बेचने कानून का यह अपराध है, जिसको पुलिस ने सबके समक्ष रखा है। पैंथर का मूवमेंट नजर आया है। पहाड़ियों की तलहटी में बनी टंकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पानी की टंकी के पास पैंथर को पानी पीते हुए देखा जा सकता है। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। इसी क्षेत्र के लोगों में दहशत है। इससे लोग घबरा चुके हैं क्योंकि पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। इससे पहले भी पहाड़ी क्षेत्र में 2 नीलगाय मरी मिली थी, जिन्हें काफ़ी दूर तक घसीट कर ले जाया गया था। मौके पर पैंथर जैसे पदचिन्ह दिखाई दिए थे और ऐसे में आसपास के चरवाहे रोज़ अपनी भेड़ बकरियों को चलाने इस जो अरावली पहाड़ है वहाँ पर लेके आते हैं।
उनकी सुरक्षा को देखते हुए पांचौता सरपंच महेंद्र सिंह ने पानी की टंकी पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और अब सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज में पैंथर को पानी की टंकी के पास घूमते हुए देखा जा सकता है। पैंथर के मूवमेंट को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की गई है और यह भी कहा गया है कि रात के समय अकेले वन क्षेत्र में नहीं जाएं और अगले आदेश तक पशुओं को भी वन क्षेत्र में ना जाने दें। और खबर अलवर से है, जहां नाका हेडरा शाहपुर के वन क्षेत्र अमृतवास में बिजली का तार टूटकर गिरने के बाद करंट लगने से एक पैंथर और 2 उनके शावकों की मौत हो गई है। तीनों के शव 2-3 दिन पुराने हैं और इस मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया है कि 21 जून को करीब रात 10 बजे एक बघेरा सहित 2 शावकों के शव मिलने की सूचना मिली थी। बिजली के तार टूटने से मृत्यु होने की सूचना मिली थी। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ये सूचना दी गई थी। मृत पैंथरों के शरीर पर जलने के निशान भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। सभी पैंथरों के शवों को घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए अलवर रेंज अधीन कटी घाटी स्थल पर ले जाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार भी उनका किया गया है। उधर इस मामले में वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले की जांच हम जरूर करवाएंगे। पैंथरों वाला जो मामला है, क्या पूरी जानकारी अभी तक आई? अभी पता कर रहे हैं, जो भी होगा सर वहाँ पे पूर्व में भी करंट से बताया जा रहा है, करंट से मौत हुई है। जो भी होगा कार्रवाई करें। 3 लेपर्ड मिले हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट से मरे हैं। एक लाइन पूरी गिर गई, उनके ऊपर बैठे हुए थे, तो कल वो लाइन शिफ्ट कर दी गई है। लाइन की इलेक्ट्रिक लाइन गिरने से ये तीनों की डेथ हुई है। ग्रामीण से नहीं, ये तो लाइन का तार टूटा है, जो तार गिरने से इनकी जलने से डेथ हुई है। कितने दिन पुराने शव बताया मालूम पड़ रहे हैं? ये लगभग 2 से 3 दिन पुराने। क्षेत्र में इस तरह की लाइन ऐसी निकलती घटना हो गई नहीं, पूर्व में लाइनें, इलेक्ट्रिक लाइनें गांव की जो गुजर रही हैं वो लाइनें हैं। सरिस्का से लगते जंगलों में जो वन मंडल क्षेत्र में आता है, वहां पर एक बार फिर 3 लेपर्डों की मौत सामने आई है। पूर्व में करीब 1 साल पूर्व भी वहां पर 3 लेपर्डों की मौत एक साथ सामने आई थी, लेकिन इस बार 2 शावक और एक मादा लेपर्ड की मौत भी सामने आई है। वही जंगल है जो कि अलवर से लगते हुए, सरिस्का से लगते हुए जो क्षेत्र है, वहाँ पर वन मंडल क्षेत्र में आता है, जहाँ पर अभी आज ये वन विभाग की टीम इन्हें पशु चिकित्सालय में लेकर आई है, जहाँ पर वेटरनरी डॉक्टरों का एक बोर्ड द्वारा इनका भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। करंट से जूझने के कारण, तार के चपेट में आने के चलते इनकी मौत की बात अभी सामने आई है। और इस पूरी मामले को लेकर के दोनों वन मंत्री, जो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, वो भी आज अलवर में मौजूद हैं और प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब दोनों ही मंत्रियों से बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और उसके बाद संजय शर्मा जो वन मंत्री यहाँ के हैं, उन्होंने सिर्फ एक जाँच की बात कह कर के बात को टालते हुए नजर आए। लेकिन इस बात की गंभीरता कहीं नहीं है कि ये वन्य जीव क्यों मर रहे हैं, क्या कारण है, कौन इनके दोषी हैं और कब उन पर ये कार्रवाइयाँ होंगी। ऐसे ही वन्य जीवों को जब यहाँ पर शिफ्ट किया गया, बाघों की शिफ्टिंग हुई, तो अब बाघों पर ध्यान है, लेकिन जो लेपर्ड है उसकी मौत का एक दूसरा मामला, 3 मौतों का मामला सामने आया है। और अब इसके कौन दोषी हैं जिन पर एक कार्रवाई हो पाएगी, जबकि वन क्षेत्र में जहां वो जगह है वहां पर ना ही कोई बिजली के तारों की आवश्यकता है, ना ही कोई ट्रांसफार्मर की। 2015 के बाद से वहां पर ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों को ले जाने तक की भी रोक लगी हुई है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान। तो फिलहाल सिटी सेंटर की इस खास पेशकश में इतना ही।